हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 ट्राइब्स नोमैड्स सेटल कम्युनिटीज। काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर है, तो आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी कम्युनिटीज के बारे में आएगा जहां आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के यही कम्युनिटीज, यही ट्राइब्स, यही नोमैड्स आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आराम से समझना है क्योंकि जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं लेंथी भी हैं और में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हैं, पर आप उनको ध्यान से समझेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटलर्स कम्युनिटीज। ठीक है, तो पहली बात तो है कि एक्चुअल में ये जो ट्राइब्स है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, कि ट्राइब है इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली ट्राइब्स होती हैं जनजातियां। ट्राइब्स क्या होती है बच्चा? जनजातियां। ठीक है, और नोमैड्स एंड सेटलर्स कम्युनिटीज। और नोमैड्स होते हैं खाना बदोश, जो यहाँ वहां फिर के अपना जो खाना है वो लाते हैं, उसको कहते हैं नोमैड्स। एंड द सेटल कम्युनिटीज, और ऐसी कम्युनिटीज जो कहीं सेट हो गई, ठीक है, कहीं बस गई। ठीक है, सो यू सो इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। हमने चैप्टर 2, 3, 4 में देखा कि कैसे जो और सारे किंगडम्स थे वो रोज हुए, मतलब फुल फर्निश्ड हुए और फिर गिर गए। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि वो फॉल आउट हो गया उनका। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी फर्निश्ड इन टाउन्स एंड विलेज। हमने ये भी देखा कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी किंगडम ऊपर बढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है, पर जो क्राफ्ट है, आर्ट है और जो प्रोडक्शन है, जो कलाएं हैं, जो दस्तकारी है और जो गतिविधियां हैं, वो गांव में, शहरों में फैल रही है। ठीक है, ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। अब बहुत सारे इकोनॉमिक भी, सोशल भी, पॉलिटिकल भी बहुत डेवलपमेंट आ रहे हैं। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। पर हर जगह ये सोशल चेंज सेम सेम नहीं है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज एवोल्व डिफरेंटली, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी बन रही है। ठीक है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये सब जो सोसाइटी है ये और डेवलप हो रही है, इवोल्व मतलब और बढ़ रही है, फुल फर्निश्ड हो रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने के लिए बैठे हैं कि भाई एक्चुअल में कैसे जो ये हमारी जितनी भी ये कम्युनिटीज हैं, ये सोसाइटीज हैं, कैसे इनमें बदलाव आता है, ये कैसे फुल फर्निश्ड होती है। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट अपना पुराना वाला इंडिया, ठीक है, पहले वाला इंडिया। ठीक है, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। हमने वर्ना के बारे में पढ़ा था कि वर्ना क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण वो थे जो सारे राजपाट, जो सारा पूजा पाठ का काम करते थे। ठीक है, क्षत्रिय वो थे जो युद्ध करते थे, और शूद्र वो थे जो व्यापार करते थे, ट्रेडर्स करते थे, और वैश्य वो थे जो व्यापार करते थे, और शूद्रा वो थे जो बिल्कुल छोटा वाला काम करते थे। ठीक है, सो इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ना। वर्ना के रूल में ये सब डिवाइड थे। दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ने ही वर्ण बनाए थे ये। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही ये रूल, ये वर्णा निकाला था कि भाई ये लोग कर्म के अनुसार, हम पूजा पाठ करते हैं हम ब्राह्मण हैं, ये लड़ाई करते हैं तो ये क्षत्रिय हैं, और ये व्यापार करते हैं तो ये वैश्य हैं, और जो शूद्र है वो छोटा काम करते हैं। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब जो ये डिफरेंसेस थी ना, अब पहली बात तो कि राजा ने मान लिया, जो ब्राह्मणों ने बोला राजाओं ने वो मान लिया, चुपचाप मान लिया, क्योंकि अगर राजा ने मान लिया तो और तो जो किंगडम है उसको तो मानना पड़ेगा ही। ठीक है, सो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन हाई और लो के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, ये बढ़ता ही चला गया। ठीक है, अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। अब जब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था, जो मुगल्स आए थे, तब तो ये ऐसा ज्यादा बढ़ गया कि अब तो इसको पाटना, इसको पूरा करना, बराबर करना मुश्किल हो गया। ठीक है, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। अब एक ऐसा है, एक ऐसी सोसाइटी है जिसको ट्राइबल सोसाइटी बोलते हैं, जो इस
शहरों की चकाचौंध से, जो भी कुछ ये चेंजेस हो रहे हैं इनसे बहुत दूर है। उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ एक बियॉन्ड बिग सिटीज है, ट्राइबल सोसाइटी है। अब ये ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है? तो ट्राइबल सोसाइटी बच्चा वो लोग हैं जो किसी जाति को नहीं मानते, किसी आपके सोशल रूल को नहीं मानते, वो अपना आराम से रहते हैं जंगलों में, अपने जितना भी उनको खाना पीना होता है वो जंगलों से ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या डेफिनेशन है। सो देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल, मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल। तो यहाँ पे ये ट्राइब्स की ही हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है कि मैनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल। वहां कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई नहीं है, वहां पे कोई भी ऐसा रिचुअल प्रिस्क्राइब नहीं है जो ब्राह्मणों ने बताया है। नोर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, सच सोसाइटी आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। अब ट्राइब्स वो सोसाइटीज है सब कॉन्टिनेंट की जो कोई सोशल रूल फॉलो नहीं करती, ब्राह्मण के बताए हुए कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करती, ना ही वो किसी प्रकार के अनइक्वल क्लासेस में बटी हुई हैं। अगर एक ट्राइबल ऐसा है तो दूसरा भी सेम है, ठीक है। सो इसको कहते हैं ट्राइब्स, ये है ट्राइब सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। किनशिप बॉन्ड क्या होता है कि वो यही सोचते हैं कि जो हमारा सरदार था वो एक है, ठीक है, और हम उन्हीं की संतान है, हम उन्हीं की संतान है। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब ये जंगलों में रहते हैं तो बेसिकली बात है कि इनका जो जीविका है वो एग्रीकल्चर है, इनकी लिवलीहुड एग्रीकल्चर है। अदर वर हंटर, गैदरर्स और हर्डर्स, और उसमें बाकी और क्या है, हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं और हर्डर्स हैं। मतलब वो क्या करते हैं, हंटिंग करके, गैदरिंग करके और चरवाहों को चरा के अपना क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। और अपने एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनका फुल तरीके से यूज करते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमेड्स एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये नोमेड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड। नोमेड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं खाने की खोज में। सो सम ट्राइब्स वर नोमेड्स एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A tribal group controlled land and pasture jointly and divide these amongst household according to its own rules, ठीक है। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल्ड है, उनके कंट्रोल में आता है उनका लैंड, और जो पास्चर्स जॉइंटली होते हैं, जो उनको जो दूध वूध का जो सामान होता है, उनका जो उनके ही पशुओं से मिला हुआ सामान होता है ना, वही। एंड डिवाइड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स, ठीक है। अपने रूल के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर लेते हैं कि ये उसका लैंड है, ये उसकी जमीन है, ये उसका खाना पीना है, ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different part of the subcontinent। अब जो ये ट्राइब्स है ना, ये बहुत सारे हिस्सों में है, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में फैले हुए थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, ये ज्यादातर फॉरेस्ट में ही रहते थे, हिल्स पे रहते थे, डेजर्ट ऐसे प्लेसेस में रहते थे जहां पे जो आम लोग हैं वो आसानी से नहीं पहुंच सकते थे, दुर्गम स्थानों में रहते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। इन वेरियस वे द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। अब कई बार क्या होता था, इनका ना जो समाज के शक्तिशाली लोग होते थे, शक्तिशाली राजा होते थे, उनसे उनका क्लैश हो जाता था, उनका कोई दिक्कत हो जाती थी कि भाई ठीक है उनको वो जमीन चाहिए या कोई और जगह चाहिए, तो वहां उनका बड़े जो पावरफुल लोग थे, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, उससे उनका क्लेश हो जाता था कई बार। पर फिर भी वो ये कोशिश करते थे कि वो अपनी जो फ्रीडम है वो उसको बचा सके, अपने कल्चर को दूसरी जो कास्ट में सोसाइटी है उनसे प्रिजर्व करके बचा सके, ठीक है। But the caste based and tribal society also depend on each other for their diverse needs। अब देखो यहाँ हम कह रहे हैं कि उनको जो वो कोई रूल नहीं मानते, बट ये ट्राइबल्स और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो एक दूसरे का की हेल्प से वो चीज को अरेंज कर लेते हैं। एंड दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। अब जो ये क्लैश होता है, अब जो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है या उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये एक कारण बनता है चेंज का, धीरे धीरे बदलने का, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा था कि जो ट्राइबल्स थे वो पास में ही नहीं आ रहे थे कास्ट बेस्ड सिस्टम वाली सोसाइटी के, ठीक है। अब क्या होता है, अब उनको भी कोई जरूरत है, उनको भी कुछ खाने पीने की कोई कुछ और वस्तु चाहिए,
ट्राइबल्स को किसके पास आएंगे, कास्ट पे सोसाइटी के पास आएंगे। अब उनको देख देख के या उनके साथ कोई क्लैश कर करके अब वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ट्राइबल्स, ठीक है। हु वर ट्राइबल पीपल, अब ये ट्राइबल पीपल है कौन, ठीक है, कहां से आए। So contemporary historians and travelers give very scant information about tribes. Scant मतलब बहुत कम, पहले तो पता ही नहीं था, वो लिखते ही नहीं थे इनके बारे में। अब लिखते क्यों नहीं थे, क्योंकि इनके बारे में क्यों खुद ट्राइबल्स लोग ही नहीं जानते थे कि कुछ लिखना भी होता है। वो क्या करते थे, सिर्फ ऐसे वर्बली अपने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों ने बच्चों को सिखा दिया, ऐसे ही जो सारी कल्चर्स हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो पास ऑन हो रहे हैं सिर्फ वर्बली, ठीक है। सो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। अब क्या किया, जितने प्रेजेंट जो हिस्टोरियंस है, आप सोचिए ट्राइबल अब नहीं है, नहीं अभी भी है, अंडमान निकोबार में या जो ये साइड है हमारे, वहां पे अभी भी ट्राइबल्स हैं, ठीक है, अभी भी ट्राइबल्स जो है वो रहते हैं। ईस्ट में भी आप जाएंगे, वहां भी आपको ट्राइबल्स मिल जाएंगे। ये हमारे हस्तक्षेप से दूर रहते हैं, ठीक है, ये हमारे हस्तक्षेप से दूर रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, जो ये बता रहे थे उनको समझ के हिस्टोरियंस ने लिखना इनके बारे में स्टार्ट कर दिया, इसलिए हमें अब कई ट्राइबल्स की जो हिस्ट्री है वो पढ़ने को मिल जाती है, ठीक है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल हमें हर जगह पाए जाते थे पहले, सब कॉन्टिनेंट हमारे जो उपमहाद्वीप है उसके हर एक कोने में पाए जाते थे ये। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इनका जो एरिया था, जो इनका प्रभाव था, वो समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से दिखाई देता रहा, ठीक है। कहीं ज्यादा हो गए ट्राइब्स लोग, कहीं लोगों ने अपने आप को एकदम से अलग घोषित कर दिया कि नहीं हम तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। अब कुछ ऐसी ट्राइब्स हुई कि उन्होंने एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, कि अब यहाँ जो भी कुछ होगा वो हमारी मर्जी से होगा। जैसे अभी यहाँ एग्जांपल में बताया गया पंजाब, पंजाब में खोखर ट्राइब है, पंजाब में खोखर ट्राइब है जिसका इन्फ्लुएंस 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पंजाब में कौन सी है, खोखर, खोखर ट्राइब है पंजाब में, खोखर याद रखिएगा, पंजाब में खोखर ट्राइब है जिसका 13 और 14 सेंचुरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उसके बाद आई खखर, उसके बाद क्या आई बेटा, उसके बाद आ जाती है हमारी गखर, गखर, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, गखर, गखर ट्राइब, खोखर ट्राइब के बाद गखर ट्राइब आती है, यहाँ पे ये रही। became more important, their chief Kamal Khan Gakhar, कमाल खान गखर was made a noble by Emperor अकबर। अकबर के टाइम में गखर का ही जो मेन चीफ था जिसका नाम था कमाल खान गखर, इसको क्या किया, एक सेकंड, गखर, इसको अकबर ने बना दिया मनसबदार, ठीक है, इसको अकबर ने बना दिया मनसबदार। अब मनसबदार कौन होता है, मनसबदार होता है कि भाई बीच का एक टैक्स वसूलर बोल सकते हैं उसको, रेवेन्यू कलेक्टर बोल सकते हैं, कि भाई मैंने उसको ये गांव दे दिया, ये जगह दे दी, अब आप सिर्फ मुझको थोड़ा सा दे के मतलब मेरा जो टैक्स है वो मुझको दे के, और अब जो भी आपका बचता है वो आप अपना आराम से रहिए। तो कमाल खान गखर है जो गखर का मेन चीफ हो गया, जिसको अकबर ने क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया, ठीक है। अब ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आप बार बार देखोगे, बट आप इनका मीनिंग समझते जाइए कि एक्चुअल में क्या है। इन मुल्तान एंड सिंध द लगन्स एंड अघुर डोमिनेट एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। अब देखो मुल्तान में और सिंध में, ठीक है, मुल्तान में सिंध में लंघा और अर्घुन, लंघा और अर्घुन, यहाँ पे लंघा और अर्घुन, ये ऐसे दो ट्राइब्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ पे, मुल्तान में। सो द बलूची वर अनदर लार्ज पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में एक बलूची, ये रहा यहाँ पे बलूची, ठीक है। तो यहां आपने देखा लंघा और अरहुन, ये जो कहां पे है, मुल्तान में है ये, ठीक है, ये है मुल्तान और सिंध में, मुल्तान और सिंध में दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, कौन कौन सी बेटा, लंघा और अर्घुन, ठीक है, आपको याद रखना है, गखर और गोरख,
गखर और खोखर ये पंजाब में है, और यहाँ पे देखो मुल्तान और सिंध में दो इंपॉर्टेंट है, लघन और अरघुन। ठीक है, अब यहाँ बलूची देखो, बलूची, बलूची यहाँ आपको अफगानिस्तान दिख रहा है ना, तो अब ये नॉर्थ वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गए थे, नॉर्थ वेस्ट में बलूची, बलूची, बलूची। ठीक है, मुल्तान सिंध में लंघा, ठीक है, इसमें हो गया यहाँ पे सिंध और मुल्तान में लंघा और अरघुन। ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लैंस। अब क्लैंस क्या होता है? क्लैन होता है कुल, परिवार, कि भाई जो हमारा मेन जो इंसान है, जो समूह है, हम उसी की संतान है। ठीक है, हमारे एक फादर है और हम सब उसी की ही क्या है? संतान है। ठीक है, तो ये है क्लैन। सो क्लैन अंडर डिफरेंट चीफ इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गडीज। गडीज की हिमालयाज में रहते हैं गडीज। ठीक है, हिमालयस में रहते हैं गडीज। ठीक है, द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स नागाज, अहोम एंड मैनी अदर। यहाँ देखो, यहाँ नागाज, अहोम, यहाँ तो पूरा ही ट्राइब सेशन है। ठीक है, पूरा ही ट्राइब सेशन है यहाँ पे। ठीक है, हमने नॉर्थ वेस्ट में देखा बलूची, मुल्तान सिंध में देखा लंघन और अरनूर। ठीक है, और ऊपर हिमालय में देखा हमने गडिश। क्या देखा? गडिश। याद रखिएगा पक्के से, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, बिहार और झारखंड का जो अभी का टाइम है, अभी के जो एरिया है, सो चेरो, जिसको चेर बोलते हैं हिंदी में, चेर, चेरोज चीफ डम्स हैड emerged by the 12th century। बिहार झारखंड में कौन है? चेरो। ठीक है, राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेर इन 1591। अब जो अकबर का फेमस जनरल है राजा मान सिंह, राजा मान सिंह ने इन चेर को डिफीट कर दिया था, इन चेरों को डिफीट कर दिया था। ठीक है, कब किया था? 1591 में। ठीक है, a large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Cheros, forests and subjugated and tribes. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in the region and also in Orissa and Bengal। अब एक बात देखो, अकबर की क्या नीति थी? अकबर अगर किसी को कैप्चर कर लेता था, किसी को अगर उसने अटैक किया, तो उसको मान सम्मान के साथ उसको वहीं रहने देता था। ठीक है, वो उसके हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, आप मेरे को कर देते रहो, टैक्स देते रहो, पर आप आराम से रहो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अकबर की ये नीति थी। बट औरंगजेब अलग था। औरंगजेब का तो एक ही हिसाब था कि अगर मैंने तेरे पे अटैक कर दिया, अगर मैंने तेरे को लूट लिया, तो भाई अब जो भी कुछ है ना वो मेरा है, तुम मेरे क्या हो? गुलाम हो। ठीक है, तुम मेरे गुलाम हो। वो उनसे वही बेइज्जत तरीके से बात करता था, वही बेइज्जती करता था कि भाई अब तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम की तरह ही रहोगे। तो अशोक और औरंगजेब में ये एक क्या थी? डिससिमिलैरिटी थी कि दोनों मुगल थे, बट ये डिससिमिलैरिटी की अकबर सबको एक तरीके से मान देता था कि ठीक है भाई आप मेरे गुलाम तो हो, पर मैं आपसे गुलाम जैसे व्यवहार नहीं करूंगा। पर औरंगजेब तो बिल्कुल ही उनकी बेइज्जती करता था कि तुम मेरे अब गुलाम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर का फेमस जनरल था राजा मान सिंह। नाम आएगा राजा मान सिंह कौन है? तो राजा मान सिंह कौन है? अकबर का फेमस जनरल है, जिसने अटैक किया था चेरोज पे 1591 में, उनको डिफीट किया था। औरंगजेब ने भी मुगल फोर्सेस लेकर उनको कैप्चर किया, और औरंगजेब के टाइम में मुंडाज और संथाल्स इंपॉर्टेंट थे बिहार और झारखंड में। ठीक है, बिहार झारखंड रीजन में, ओडिशा और बंगाल में। ठीक है, ये रहा। सो ये मुंडास एंड संथाल वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द रीजन आल्सो इन ओडिशा बंगाल। ओडिशा बंगाल बिहार झारखंड में मुंडा, संथाल, ठीक है, चेरोज, ये वाली जो ट्राइब्स हैं ये रहती थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलिस, कोलिस बोलेंगे इनको। ठीक है, कोलिस की कोली वैसे बोलते हैं हिंदी में इनको, कोलिस। ठीक है, तो बेडास, ये है बेराद, बेराद। ठीक है, अब महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी ट्राइब रहती थी, कोलिस और बेराड्स, कोलिस और बेराड। कोलिस ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। अब जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो कर्नाटक का एरिया है, और जो गुजरात का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ ये मैं मैप का वो करा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, और यहाँ पे है कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइब्स रह रही हैं कौन सी? कोलिस और बेराड, और भी बहुत सारी, पर ये इंपॉर्टेंट थी, कोलिस और बेराद, बेराड्स। ठीक है, फॉर द साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल
पॉपुलेशन ऑफ कोराजिस, ठीक है, ये क्या है, कोराजिस, कोरगा, कोरगा, कोरगास, ठीक है, कोरगास, मारवाड़ एंड मैनी अदर। अब इंपॉर्टेंट ये है कोलिस और बेराद, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तीनों स्टेट में रहते हैं, ठीक है। सो द लास्ट टाइप्स ऑफ भील वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भील ट्राइब। भील ट्राइब जितना भी वेस्टर्न पार्ट था, सेंट्रल पार्ट था, सारे में फैली हुई थी, ठीक है। सो बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब ये क्या हुए, ये सेटल्ड हो गए, इन्होंने बेसिकली वहां एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, वहीं घर बना लिया, और तो सब यहाँ से वहां घूम रहे थे, बट ये बिल्कुल एक सेटल्ड हो गए। अभी हमने देखा ना ट्राइब्स, नोमैड्स, और उसके बाद सेटल्ड जो कम्युनिटीज थी वो कौन सी, तो जो भील प्रजाति है, जो भील ट्राइब्स है, वो सेटल्ड हो गई, ठीक है। एंड सम इवन जमींदार, और कुछ तो इतने बड़े बड़े जमींदार बन गए, उनके पास खेत खलियान हो गए और बड़े बड़े जमींदार बन गए। मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदर, और कुछ तो भाई वही रहे, कुछ तो वही रहे, नोमैड्स रहे, हंटर गैदर्स रहे, बट कुछ लोग तो बिल्कुल जमींदार बन गए, जो भील्स प्रजाति थी, जो भील्स ट्राइब्स थी। सो द गोंड वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। एक गोंड संप्रदाय है, गोंड ट्राइब है, सॉरी, गोंड ट्राइब है, जो कहाँ कहाँ मिलती है बेटा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। भील देखा जो वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट है वहां पे रहा। यहाँ पे अब गोंड की बात करते हैं, गोंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोंड कहाँ कहाँ रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या देखो गोंड यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ये गोंड आ गए, ठीक है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब ये लोग कैसे थे, नोमैड्स क्या होते हैं, जो एक जगह से उस जगह मूव करते हैं अपने खाने के उसमें, ठीक है। अभी अपने खाने के साथ किस पे डिपेंड थे, ये अपने पशुओं पे निर्भर थे, पशुओं से घी मिलता था, ऊन मिलता था, उस पर निर्भर करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट, और बाद में सेटल हो गए किसकी वजह से, ग्रेन की वजह से, क्लॉथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट की वजह से। यहाँ नोमैड्स के बारे में है, इसको पढ़ लीजिएगा। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animal. अब ये इनका कारवा जा रहा है, ठीक है, ये कारवा इनका, जिसको टांडा बोलते हैं। कारवा मतलब बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, उनके पशु भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी, इसको बोलते हैं कारवा, और इस कारवा को बोलते हैं टांडा। इस कारवा को क्या बोलते हैं बेटा, टांडा। अब ये टांडा है और ये बंजारे हैं, ठीक है, ये बंजारे हैं, ये नोमैड्स ही हैं यही, और ये टांडा इसको बोलते हैं कि कारवा को। और ये अब एक सामान को लेकर दूसरे सामान जा रहे हैं, रास्ते में जिन लोग जिस गांव से गुजरते हैं, इनको जिस जरूरत की सामान का पड़ता है, उनको ये अपना सामान, दूध, दही, जो भी कुछ उनके पास है वो दे देते हैं, और उनसे अपनी जरूरत का सामान उन गांव वालों से ले लेते हैं। अब इनका इस्तेमाल किया भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक और मुगल शासक है जिसने इनका यूज किया, किस लिए यूज किया, जहांगीर ने भी यूज किया कि भाई जो हमारा ग्रेन है, जो हम अनाज उगाते हैं, उसको तुम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओ, ठीक है, जहां पे हमारी कैपिटल्स है, जहां पे हमारे सैनिक हैं, उनकी तरफ उनको खाना पहुंचा के आओ। तो वो ये काम ये बंजारास करते थे, जो कारवा में चलते, तो उस कारवा क्या कहते थे, टांडा, ठीक है। So they transport food grain for the Mughal army during military campaign with a large army. They could be 1 lakh बुल्लॉक कैरिंग अगेन ग्रेन, और ये अपने साथ बहुत सारी जो बुल्लों को लेके जाते थे, और ग्रेन को यहाँ से वहां मुगलों के लिए या और शासक है उनके लिए यहाँ से वहां लेके जाते थे। मैनी पास्टरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। अब ये कुछ जो ये ट्राइब्स थे ना, अपने साथ कुछ एनिमल्स और एनिमल से बना सामान भी रखते थे, ठीक है, सच एज कैटल, हॉर्सेस टू द प्रोस्परस पीपल। अब ये बहुत अच्छे उच्च जाति के घोड़े रखते थे, और उन घोड़ों को खरीदने का उस टाइम के राजाओं में इतना शौक होता था कि हमें ये घोड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे प्रॉस्परस पीपल के लिए हॉर्सेस रखते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ प्रिटी पैडलर्स ऑल्सो, और कुछ फेरी वाले भी इनके साथ रहते थे। ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, फेरी वाले भी अपना सामान बेचने के लिए यहाँ से वहां गांव में जाते थे। फेरी वाले अपने साथ क्या रखते थे, रोप्स रखते थे, रीड्स रखते थे, स्ट्रो रखते थे, और रॉक्स, कॉरस सैक्स रखते थे। एंड समटाइम्स Mendicant acted as wandered merchants, ठीक है। There were caste of entertainer who performed in different towns, villages for their livelihood. अब आपने कहीं देखो ना, बहुत सारे जो कई बार फेरी वाले भी जो दिखते हैं, वो कुछ ऐसा कमाई के लिए प्रदर्शन अपनी कलाओं को देते, कि रस्सी पे चल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ऐसा परफॉर्मेंस देते थे। तो ये अपने लिवलीहुड के लिए ये काम भी करते थे बंजारे, ठीक है।
चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। अब समाज बदल रहा है, नई जातियां आ रही है, ठीक है, बहुत सारी हायरार्की चल रही है। अब क्या होता है कि इकोनॉमी जैसे चेंज हो रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ और काम करने वाले भी तो चाहिए ना, सुनार भी चाहिए, लुहार भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, घर बनाने वाले मैशन भी चाहिए, बहुत सारे चाहिए। तो अब यहाँ जातियों में ही क्या होने लग गया, रेवोल्यूशन होने लग गया, ठीक है, वर्ण में और जाति आने लगे। कहते हैं ना जाति और वर्ण क्या एक है, नहीं है, वर्ण में सिर्फ आते हैं ब्राह्मण, वर्णाश्रम में सिर्फ आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, ठीक है, ये आते हैं। अब इन्हीं के अंदर और जो इनकी सब जिसको हम जाति कहते हैं उसमें आ जाते हैं और लोग। अब वो कौन कौन लोग हैं देखो, वे हैं स्मिथ, कारपेंटर्स, मैशंस were also recognized as separate जातीज by ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बोल दिया भाई और जातियों की जरूरत है और निकालो जातियां, ठीक है। सो जातीज रादर देन वर्ना became the basic for organizing society। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए और छोटे मोटे काम करने के लिए ब्राह्मणों ने ही जातियों का इन्वेंशन कर दिया। Among the Kshatriya, new Rajput clan became powerful by the 11th-12th century। अब जो हम ये वर्ड सुनते हैं ना आजकल, राजपूताना, राजपूत, तो ये 12th और 11th सेंचुरी में भाई बहुत पावरफुल हो गए। ये एज अ ट्राइब ही आए थे और इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, बिल्कुल एक फ्री इन्होंने एम्पायर क्रिएट कर लिया अपना। सो दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनेज सच एज हुणाज, चंदेलाज, चालुक्याज। अब ये हुण, चंदेला, चालुक्याज यही थे। बाद में उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, भाई हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत पावरफुल है, तो ये बाद में एज अ राजपूत इनको रिगार्ड किया जाने लग गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स। अब इन्होंने क्या किया, अपने पुराने शासकों को, जो इसके पुराने शासक थे जिनके बस की बात नहीं थी, उनको तो हटा दिया, नए नए रूलर्स आने लग गए और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया कि हम तो बहुत डेवलप्ड हैं, ठीक है, हम बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत पावरफुल हैं, और इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से एक नए पावरफुल किंगडम की तरह ये क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states। अब ये अपने wealth का इस्तेमाल करने लग गए कि हम तो भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य हैं, हमारी आप क्या करो, अब हमारे किंगडम में रहो। The rise of Rajput clans to the position of ruler set an example for the tribal people to follow। अब जब राजपूतों को देखा कि ये हुण, चंदेल, चालुक्य, ये भी तो हमारे जैसे ही थे, अब इनको फॉलो किया ट्राइबल्स ने कि हम भी जो ब्राह्मण हैं उनका सपोर्ट करके उनकी हेल्प लेके हम भी क्या कर सकते हैं, इस कास्ट सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि मेन यहाँ ब्राह्मण ही थे, वही सब इस कास्ट सिस्टम में किसी को ऊपर कर रहे थे, किसी को नीचे कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम भी, भाई ट्राइबल्स ने सोचा कि हम भी एक अच्छा सा अपना किंगडम बना सकते हैं। मैनी ट्राइब्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब इन ट्राइब्स ने भी अपना कास्ट सिस्टम अपना लिया, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लासेस। बस पर ये नहीं है कि कोई भी एरी गरी ट्राइब आके क्या कर देगी, सॉरी एरी गरी नहीं, कोई भी ऐसी छोटी मोटी ट्राइब आके लीडिंग पावर में आ जाएगी, नहीं, जो लीड कर रही थी, जो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थी, पावरफुल ट्राइब्स थी ना, वो ही बाद में आके रूलिंग क्लास में ऐड हुई, ठीक है। आ लार्ज मेजोरिटी जॉइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सिस्टम। बाद में एक वो लार्ज मेजोरिटी ने एक छोटी जाति जो छोटे मोटे काम करते हैं उसको ज्वाइन कर लिया। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम। अब बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थी जो पंजाब में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थी ना, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उन्होंने जो ब्राह्मणों का जो कास्ट सिस्टम उसको नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुइज्म है, जो सनातन है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। The emergence of state is closely related to social change amongst tribal people. Two example of this important part। अब हम पढ़ेंगे गोंड के बारे में और अहोम के बारे में, जो important है इस वाले चैप्टर में। So Gond lived in a vast forest region called गोंडवाना। ये है गोंडवाना, पूरा पार्ट गोंडवाना, जहां पे गोंड जाति रह रही है और ये करती है शिफ्टी कल्टीवेशन। तो शिफ्टी कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टी कल्टीवेशन है कि ये क्या करते थे, अपनी खेती के लिए पेड़ों को, झाड़ियों को जंगलों में साफ कर लेते थे, उसको जला देते थे, बाद में उस जो ऐश थी वो इनका खाद का काम करती थी, उसमें अपने ये जो क्रॉप है उसको उगाते थे। बाद में क्रॉप हो गई
ठीक है, उस जो एसिड बचा उसको जला दिया और उसको लगा कि भाई अब ये जो जमीन है मेरे किसी काम की नहीं है, वो अभी फर्टिलिटी इतनी उसमें जमीन में नहीं रही, तो वो उसको छोड़ के दूसरी वाली जमीन पे जाते थे। सेम ये प्रोसेस को फॉलो करते, इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कौन सी वाली जाति, कौन सी वाली ट्राइब्स में था, तो गोंड वाली जो ट्राइब्स है वो करते थे, ठीक है, और जहां वो जिस रीजन में रहते थे उसको गोंडवाना कहा गया है, ठीक है। सो द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स। अब इतनी बड़ी ये जो ट्राइब है, बाद में ये छोटे छोटे जो बहुत सारे क्लैंस है, क्लैन मैंने बताया कि जो हम एक ही सरदार की औलाद है, वो वाला प्रोसेस है, उसमें बट गए। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राई। अब हर एक क्लैन के अपने एक सरदार है, एक राजा है, ठीक है। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग, उस टाइम जब दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनका जो डिक्लिनेशन हो रहा था, कि उस टाइम जो मुगल है वो बिल्कुल ऐसे उनका अंत का टाइम आ रहा था, उस टाइम ये फुल फर्निश्ड हो रहे थे, ठीक है। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा had 70,000 विलेज। अकबरनामा में जो अकबर की एक बायोग्राफी है उसमें गोंड समुदाय के बारे में है कि उस टाइम जो गढ़कटंगा है उसमें 70,000 गांव थे। भाई बहुत बड़ा था भाई, ठीक है। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। अब जो उनका जो काम करने का तरीका था ना वो बहुत सेंट्रलाइज था, बहुत तरीके से काम करते थे, ऐसे नहीं कुछ भी, ठीक है, बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गण। अब जो उनका जो सिस्टम था वो बहुत ही एक तरीके से सेंट्रलाइज था, और जो किंगडम थे वो गढ़ में डिवाइडेड थे। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिटी ऑफ 84 विलेजेस कोल्ड चौरासिया, ठीक है। मतलब ये इसमें 84 गांव है, ठीक है, इसमें 84 गांव है। बाद में इन 84 गांव में भी 12-12 और गांव है, ठीक है, 12-12 और गांव है, मतलब बहुत ही बड़ा था, एंटायर था। बस आप ये समझो कि ये उस टाइम थे और इनके पास बहुत सारे विलेजेस थे, ठीक है। बाद में ये चौरसिया भी है इसमें और बरहोत भी है जो 12-12 विलेजेस है, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना, शिफ्टी कल्टीवेशन करते हैं, गोंड समुदाय है, वास्ट एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। अकबरनामा भी इनके बारे में है, ठीक है। The emergence of large state changed the nature of Gond society. They are basically equal society gradually got divided into unequal social classes. ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम गोंड राजाज। अब यहाँ के जो राजा थे ना वो ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, ठीक है। अब वहां का एक इंपॉर्टेंट राजा है अमनदास, ठीक है, ये है अमनदास। द गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम साहब। वापस आ जाते हैं, यहाँ पे एक राजा होता है गोंड चीफ का, एक राजा है अमनदास, ठीक है। क्या राजा है, क्या नाम है उस राजा का, गढ़कटंगा के अमनदास। अब अमनदास क्या करता है, अमनदास यहाँ पे अमनदास ये गोंड संप्रदाय से है, गोंड चीफ है। ये अपने आप को एक टाइटल देता है जिसका नाम है संग्राम शाह। संग्राम शाह, इसके मुताबिक कि इसने सारे जितने भी युद्ध हैं वो जीत लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीफ है ये, ठीक है। एज अ स्टोरी याद करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी में याद करोगे याद हो जाएगा। गोंड चीफ में नाम है अमनदास का, जो अपने आप को एक टाइटल देता है संग्राम शाह का। उसका अब बेटा है दलपत, ठीक है, जिसकी शादी होती है दुर्गावती से। आपने सुना भी होगा प्रिंसेस दुर्गावती। और ये डॉटर है, किसकी डॉटर है ये डॉटर है सालबान की, डॉटर है सालबान की, जो चंदेल राजपूत राजा है महोबा के, ठीक है। सिर्फ याद रखो यहाँ पे अमनदास है जिन्होंने एक टाइटल अपने आप को दिया संग्राम शाह का, जिनका बेटा है दलपत, उनकी शादी होती है प्रिंसेस दुर्गावती से। अब क्या होता है, दलपत की हो जाती है डेथ, बहुत अर्ली एज में हो जाता है। अब रानी दुर्गावती क्या करती है, उनका 5 साल का बेटा है, अपने बेटे के नाम से रूल करती है, राज्य चलाती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ बीर नारायण। उनके बेटे का नाम है बीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। वो एक पहली ऐसी रानी होती है उस टाइम की जो अपने राज्य को मुगलों के होते हुए फुल फर्निश्ड कर लेती है।
5 साल के बेटे का नाम लेके कि अपना राज्य चला रही है कि मेरा बेटा है, बड़ा होगा तो मैं इसको बागडोर संभालूंगी, बट अभी मैं राज्य कर रही हूँ, मैं रानी हूँ, ठीक है। In 1565, the Mughal forces under Asif Khan attacked Garhkatanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender her son, who died fighting soon after. अब 1565 में मुगल एक फोर्स के अंडर एक आसफ खान है जो अटैक करता है गढ़कटंगा पे, और वहां की महारानी कौन है? दुर्गावती। दुर्गावती किसके बिहाफ पे कर रही है? अपने बेटे के बिहाफ पे। अब उनका होता है युद्ध, अटैकिंग होती है वहां पे। अब रानी दुर्गावती इतने अच्छे तरीके से लड़ती है, उनको डिफीट तो नहीं कर पाती, ठीक है, उनको डिफीट तो नहीं कर पाती, पर वो हारने की बजाय मरना पसंद करती है, और उनका बेटा भी लड़ते लड़ते मर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ही आलिशान था। क्यों? यहाँ हाथी थे, बहुत सारी वेल्थ थी, और जो मुगल थे वो इसलिए इसको अपनाना चाहते थे, इसी को ही अटैक इसलिए करते कि यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जो उनके काम आएंगे। When the Mughals defeated the Gond, they captured a huge booty of precious coins, elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest of चंद्रशाह। चंद्रशाह कौन है? जो वीर नारायण है, दुर्गावती का बेटा, उनके चाचा है, ठीक है। चंद्रशाह को दे देते हैं कि भाई ठीक है, तू रख अब इसको अपने पास। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, बस उसके बाद कुछ टाइम ही रहता है। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बुंदेलाजन मराठास। फिर बुंदेला मराठा गढ़कटंगा पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है, फिर इसका खात्मा हो जाता है। अहोम के बारे में पढ़ते हैं। सो द अहोम माइग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार। अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है कि ये बेसिकली म्यांमार के थे, और म्यांमार से माइग्रेट होके वहां से आकर ये कहाँ बसे? ब्रह्मपुत्र वैली में। तो म्यांमार कहाँ से है ये? बेसिकली अहोम म्यांमार से है। 13th सेंचुरी में ये जो म्यांमार है वहां पे रहते थे, ठीक है। और ये कहाँ फिर आके बसे? ये ब्रह्मपुत्र वैली में आके बस गए, और दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग the older political system of older system भूस्वामी। अब इन्होंने क्या कर दिया? जो भूस्वामियों का, जो लैंड लॉर्ड्स का जो पुराना सिस्टम था ना, उसको लेकर ये इधर आके यहाँ रहने लग गए। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ चुटियोज एंड कोचहाजू एंड सब्जेक्ट मैनी अदर ट्राइब्स। अभी क्या करते हैं? 16वीं सदी के आसपास ना ये करते हैं, चूटियों और कोचहाजों के राज्य को अपने राज्य मिला लेते हैं। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, थोड़ा सा अभी प्रोनाउंस करने आपको दिक्कत हो सकती है, पर आप इसको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा कि जो अहोम है, ये जो चुटियों है और कोचहाजो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चुटियों और कोचहाजो, इनको अपने जो किंगडम है, अपनी ट्राइब्स से मिला लेते हैं। द अहोम बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज देयर। अब ये क्या करते हैं? ये युद्ध कला जानते हैं। युद्ध कला में भी ये यूज कर रहे हैं गन पाउडर का और कैनन्स का, गन पाउडर का और कैनन का, बारूद का, तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, और सबको अपने साथ मिलाते चल रहे हैं, ठीक है। मेन या दो जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। However, the Ahom faced many invention। अब इतना कुछ होने के बाद भी ना इनको साउथ वेस्ट से बहुत सारे जो आक्रमण है उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम। अब जो मीर जुमला है मुगल का ही है, मुगल का ही इनके साथ इन्वेंशन हो रहा है, इन्वेकेशन हो रहा है, ठीक है। 1662 में अहोम जातियों पर दोबारा से अटैक होता है, किसका? मीर जुमला का, जो मुगल है। डिस्पाइट देयर ब्रेव, अब इतने ब्रेव होने के बाद भी अब ये हार जाते हैं, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। पर एकदम से जो मुगल पे कंट्रोल करना थे ना, वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। मुगल पे कंट्रोल करना चाहते थे पर वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। द होम स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स्ड लेबर। अब अहोम लोगों से ना जबरदस्ती काम किया जाता था, काम करवाया जाता था। इनको कहते थे पाइक, और ये हर एक के था कि हर एक इंसान जो अहोम जाति से है उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता था मुगल एम्पायर में, और उनको पाइक कहते थे। ये उनसे करवाया ही जाता था। और ये पॉपुलेशन जो है जनगणना भी करते थे, अहोम राज्य में जनगणना भी की गई थी, और प्रत्येक विलेज में बारी होती थी कि भाई अब इस विलेज से इतने पाइक भेजे जाएंगे काम के लिए। पाइक कौन है? पाइक वो लोग है जो फोर्स लेबर है, ठीक है।
People from heavily populated areas were shifted to less populated places. अहोम क्लैंस वर थस ब्रोकन अप. अब क्या कि जहां पे बहुत सारे अहोम थे ना और जहां बहुत कम अहोम थे वो शिफ्ट किया जाने लग गया. ठीक है, अब इसे क्या हुआ, जो उनकी ताकत थी वो कम होने लग गई. ठीक है, कम होने लग गई, अब वो टूटने लग गए. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. अब उस टाइम भी ये ऐसे ही था कि सेंट्रलाइज था इनका जो भी सिस्टम था. ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग. अब जैसे और जिस देश में देखते हैं जापान चाइना कोरिया में देखते हो कि उनको भाई अपनी आर्मी के लिए तो सब करना पड़ता है हर एक अडल्ट को, ऐसे इनके साथ भी था. एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज इन बिल्डिंग. अब जब उनका वो वाला टाइम खत्म हो गया, वो आर्मी को सर्व नहीं कर रहे हैं, कोई युद्ध हो रहा है तो उनको तो जाना पड़ता था. और जब युद्ध नहीं हो रहा है तो अब वो कुछ और काम करते, जैसे डैम बनाना, इरिगेशन करना और कुछ काम करना, उसमें ये लोग लगे रहते थे. द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन. राइस कल्टीवेशन की नई तकनीक का आविष्कार भी, इंट्रोड्यूस भी अहोम ने किया था कि राइस को कैसे कल्टीवेट करना है और अच्छे तरीके से, ताकि अच्छी क्रॉप हो. अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल. इनको ये आगे कई और जो क्लैंस थे, क्लैन इसमें खेल कहा गया इसको, उसमें डिवाइडेड थी. ठीक है, खेल कहा जाता है, खेल खेल खेलना नहीं, ये सोसाइटी जो डिवाइडेड इनटू क्लेन्स. देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ एस्ट्रियंस. ऑल्सो एस्ट्रियंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स. अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेज. अब एक खेल में बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं. ठीक है, ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज. टेम्पल ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स इन द रीजन ऑफ शिव सिंह. अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम होता है शिव सिंह. शिव सिंह उस टाइम का राजा होता है जो जिसके टाइम में जो हिंदुइज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन बन जाता है, हिंदुइज्म को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है. ठीक है, ये है शिव सिंह जो 1714 से 1744 तक राजा रहता है. और इसके टाइम में जो हिंदू जो लोग हैं वो हिंदुइज्म में है वो बहुत ज्यादा फुल फर्निश्ड होता है. और ये पहले तो जो ट्राइब है अहोम ट्राइब अपने देवी देवता की पूजा करते थे, पर बाद में इन्होंने जो ब्राह्मण है उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे और टेम्पल्स का भी इन्वेंशन किया, बहुत सारे टेम्पल बनाए और सारे को भी पूजा करने लग गए. ठीक है, और बाद में क्या किया इन्होंने, क्या किया, हिंदुइज्म को ही अपना लिया. ठीक है, तो बस ये बेसिकली यही था. कंक्लूजन में यह आता है कि बहुत सारी जो जातियां हैं, ट्राइब्स आए, उन ट्राइब्स ने बाद में कास्ट सिस्टम को अपना लिया. तो यही सब था. आई होप आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, एज अ स्टोरी आपको समझ में आया होगा. ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.